हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में जैसा कि मैंने बताया, आज हम पॉलिटी का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जहाँ पे पॉलिटी की बात आती है और इंडिया जीएस यदि कहीं पे पूछा जा रहा है किसी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका सीजीपीएससी स्टेट पीएससी हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे भी इंडिया जीएस है, चाहे वो यूपीएससी हो, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसीलिए आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी का, जो क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे पूछा जाता है तो ये ऑब्वियस है कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? संघवाद मतलब यहाँ पे आपसे फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है और फेडरलिज्म के डिविजन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितने लेवल्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो यहाँ आपकी ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो आपने क्या पढ़ा है पॉलिटी में कि कितने लेवल होते हैं फेडरलिज्म में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। 2 कहाँ पे? एक सेंट्रल लेवल में होता है, एक सेंट्रल लेवल में फेडरेशन की जहाँ पे बात आ जाती है, संघवाद की बात आती है, तो कहाँ होता है? एक सेंट्रल लेवल में होता है और एक स्टेट और प्रोविंशियल लेवल में। कहाँ? स्टेट और प्रोविंशियल लेवल में होता है। ठीक है, फेडरलिज्म का डिवीजन जहाँ पे हम देखें। साथ में यदि आपसे पूछा जाए क्या संघवाद हमारे संविधान में इसके बारे में कहीं डेफिनेशन दी हुई है क्या? तो जो संघवाद फेडरेशन है ना, फेडरेशन, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड फेडरेशन जो है हमारे भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फेडरेशन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है फेडरेशन वर्ड। फिर आता है कि ये संघवाद मतलब कि किस, जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी जो डिफरेंट एक्ट्स थे और बाकी देशों से जो भी उनके यहाँ संविधान थे, उन सभी का एक संकलन है हमारा संविधान, है ना। तो उस हिसाब से ये संघवाद के बारे में कहाँ दिया हुआ है यदि पूछता है आपसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। किसमें? जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की गई थी प्रांतीय स्तर पर, प्रोविंशियल लेवल पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की गई थी प्रांतीय स्तर पर। और डायरेक्टली क्या होती है? यानी कि रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट होती है, आपने पढ़ा है पॉलिटी में। ठीक है, रिजर्व्ड लिस्ट किसके अंडर में रहता है? तो ये ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में रहता है, जो भी उस प्रांत में ब्रिटिश गवर्नर है, और वी कैन से वॉइस रॉय के अंडर में ये रहता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर। और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट रहती थी तो वो किसके अंडर में रहती थी? इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर में रहती थी। इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर में रहती थी उस प्रांत के जितने भी जो भी इंडियन मिनिस्टर थे। लेकिन आपको याद रखना है कि इस एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस तो की गई थी, लेकिन केवल कहाँ की गई थी? प्रोविंशियल लेवल में, प्रांतीय स्तर पर थी, प्रोविंशियल लेवल में थी। तो यदि आपसे पूछता है कि संघवाद के बारे में और हमें किस अधिनियम से जानकारी प्राप्त होती है ब्रिटिश सरकार की, किस अधिनियम से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसी में जो है डायरेक्टली यानी कि रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट का विभाजन हुआ था। साथ में क्या क्लासिफाई हुआ था? सेंटर और स्टेट सब्जेक्ट्स, सेंटर और स्टेट सब्जेक्ट्स से, तभी तो ट्रांसफर्ड लिस्ट आई और रिजर्व्ड लिस्ट आई। साथ में यदि हमसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कहीं पे भी जो भी विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन, हालांकि संघवाद तो हमारे संविधान में है नहीं,
दिया नहीं है ये वर्ड, बट हमको तो पता है ना कि हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर्स है। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स है। और डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन है, किसके किसके बीच में है? तो केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में किस तरह से होता है? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, तो वो क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, जो कि क्या बताती है? सेंटर के पास में सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची होता है। संघ सूची आप सभी ने पढ़ा है। फिर क्या होती है? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट होता है। और कौन सी सूची होती है? समवर्ती सूची, जिसमें दोनों का अधिकार होता है। लेकिन जहाँ पे भी निर्णय लेने की बात आती है, तो जब निर्णय यदि केंद्र सरकार ले लेती है तो वो ही सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसकी सूचक है? संघवाद की ही सूचक है। संघवाद हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसको हम डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, यानी कि शक्तियों का विभाजन बोलते हैं हम। ठीक है, जो कि 7वें शेड्यूल में दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ें यदि आप याद रखेंगे संघवाद से रिलेटेड, क्योंकि जो भी मैंने आपको अभी बताया है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, तो आपको एक एक चीज़ को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमको एग्ज़ाम पास करना है तो हम उसी तरह से पढ़ें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि एग्ज़ाम में इस एरिया से क्वेश्चन कैसे बने, तो बस आपका वो एरिया कवर हो गया। इस तरह से पढ़ा करो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991 में, 1996 में, 1978 में, 1984 में। तो कब लाया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार कब आया था? तो यह पहली बार लाया गया था 1991 में। और किसके खिलाफ लाया गया था? तो वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। और ये कौन थे? तो ये थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्या थे? कौन थे ये? हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन पर आरोप था कि ये अपने कार्यकाल के वक्त जो है गलत काम किए हैं, अपने कार्यकाल के वक्त गलत काम किए हैं। और वो इनका कार्यकाल फिर क्या था? तो इनका कार्यकाल था नवंबर 1987 से लेकर के अक्टूबर 1989 तक, अक्टूबर 1989 तक। ये यहाँ पे लिखा है 1989 और 1987। ठीक है, और ये प्रस्ताव कब लाया गया? 1991 में लाया गया था कि इनको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। हालांकि वो तो पहले ही रिटायर हो गए, लेकिन इनके लिए ये प्रस्ताव वी रामास्वामी, कौन? वी रामास्वामी रिटायर मतलब क्या? हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से वो हट गए थे, इनका कार्यकाल इतना था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा 108, तो आपको याद रखना है वी रामास्वामी और 1991। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फिर पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 5, 4। आपसे लेवल पूछ रहा है पंचायती राज में कि हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज? 2, 3, 5, 4। तो कितने होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है पंचायती राज। और यदि आप ADEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तो डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ना ही है, और आपने कुछ पढ़ा भी होगा। अभी आप PSC देते हैं, CG व्यापम देते हैं, तो डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर है 3 टीयर्स, 3 लेवल आर देयर इन, कहाँ? पंचायती राज में। पंचायती राज में कितने स्तर की संरचना है? तो 3 स्तर की संरचना है। और वो क्या क्या है? ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। फिर यदि हम बोले तहसील, तालुका, ब्लॉक लेवल पर, क्या? तहसील, तालुका, ब्लॉक लेवल पर क्या होता है? तो पंचायत समिति होती है। क्या होता है? पंचायत समिति होती है। और यदि हम जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। ये आप लोगों को याद भी होगा, और जिनको नहीं पता है तो वो याद कर लें
और या फिर भूल गए हैं तो याद कर लें कि 3 स्तर की संरचना होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, तहसील तालुका विकास खंड जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है, यानी कि किस सूची में शामिल है, तो आपको बताना है समवर्ती सूची में, संघ सूची में, अवशिष्ट सूची में या राज्य सूची में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री, क्या लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री किस लिस्ट में है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सॉरी ये यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो आपको बताना है किस सूची में है ये, बताइए। लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री किस सूची में है, तो लाइव स्टॉक, जहाँ पे लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जो है ये राज्य सूची में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्टेट लिस्ट में गिवन है, ठीक है, पशुधन और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अवशिष्ट सूची का, ये आप लोग देख लेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है कि अवशिष्ट सूची यहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल नंबर 137, आर्टिकल 144, आर्टिकल 121, आर्टिकल 157। यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है तो भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक, इसका मतलब ये होता है कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़, क्या ऑल सिविल and judicial authorities within the territory of India shall act in aid of the Supreme Court। आप से क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई एम एक्सप्लेनिंग, आपसे ये जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 144, आर्टिकल 121, आर्टिकल 157। तो बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, किस सूची में दिया हुआ है, सॉरी किस अनुच्छेद में है ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज़, जिसको नहीं पता है वो लोग याद कर लें, जिनको पता है तो वेल एंड गुड। तो आर्टिकल नंबर 144 में लिखा हुआ है कि जो भी सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक, सभी प्राधिकरण नागरिक और न्याय भारत के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 144 में लिखा हुआ है। बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 137 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 37 रिलेटेड है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन। इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू व्हाट, टू रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स, टू रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, ठीक। पुनर्विलोकन का जो भी शक्ति होती है निर्णयों या आदेशों की, जो सर्वोच्च न्यायालयों के पास पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 137 में, आर्टिकल 137 में किया गया है। ये अभी तो हमने देख लिया आर्टिकल 144 जो कि यहाँ पे मेंशन है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 121 में। तो आर्टिकल नंबर 121 बोलता है कि संसद में चर्चा का निर्बंधन। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन कहाँ, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सभी प्रकार के चर्चाओं का, संसद में सभी कौन सी वो चर्चाएं हैं उसको भी देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा का निर्बंधन, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ
ये चीज़ को याद करो, इसीलिए धीरे धीरे बता रही हूँ, नहीं तो एक बार में बोल करके निकल जाओ, है ना, याद करना है आपको। विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी एक्ट और डिसीजंस डिस्चार्ज बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के किसी भी बर्ताव या किसी भी निर्णय, किसी भी आदेश के विषय में कोई भी चर्चा संसद में नहीं होनी चाहिए। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 121 में दिया हुआ है। I repeat once again, restriction on discussion in parliament with respect to the conduct of any act, कंडक्ट यानी कि वो किसी भी प्रकार का कुछ भी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपना जो वो कार्य कर रहे हैं उस संदर्भ में यदि वो कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी आदेश देते हैं, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 121 में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 157। तो आर्टिकल नंबर 157 हमको क्या बोलता है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हताएँ यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। तो क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो आपको बस दो चीज़ याद रखना है कि हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए दो बातें बस दी हुई हैं मुख्य रूप से, बाकी तो और भी हैं। मुख्य रूप से क्या दिया हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। संविधान में क्या बोला गया है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरा, उसने अपने 35 साल यानी कि वो 35 वर्ष का होना चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ये दो बातें आर्टिकल नंबर 157 में दी हुई हैं, आप लोगों को याद रखना है। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के संदर्भ में 157 में बोला गया है। आई होप अब ये चारों आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कि किस विषय में ये क्या बोलते हैं, क्योंकि यदि आपको केवल पर्टिकुलरली एक MCQ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि केवल यही आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। यदि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें याद रखोगे ना, कोई भी MCQ बनाया करो तो जो भी ऑप्शन है उसके बारे में भी देखा करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल या फिर MCQ आप पढ़ रहे हो वही उठा के आ जाएगा, नहीं, उससे रिलेटेड एरिया पूछता है, आसपास का एरिया पूछता है, इस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन आवर्स के वक्त में, वो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन आवर के वक्त में, उस वक्त कितने क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 12, 15, 20, 10। तो बताइए सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर है 20। लेकिन आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन आवर होता है, और क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है कि संसद जब बैठती है तो जो पहला घंटा होता है तो वो किसके लिए डिवोटेड होता है, क्वेश्चन आवर के। और उसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न किस तरह से होते हैं, तारांकित, एस्ट्रिक जिसमें बना रहता है, तारांकित प्रश्न होते हैं, किस यानी कि स्टार्ड होते हैं और अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ये बताइए कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, एक स्टार्ड होते हैं, एक अनस्टार्ड होते हैं, एक शॉर्ट नोटिस होते हैं, और एक प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं तो रिवीजन की तरह आपको बता रही हूँ, आप सभी ने पढ़ा ही है। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, ओरल आंसर्स दिए जाते हैं, ओरल आंसर्स दिए जाते हैं। साथ में इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्या, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी
पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें रिटर्न आंसर देने होते हैं और इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। जो शॉर्ट नोटिस आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट नोटिस यानी कि बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो भी क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं और वो उनका भी उत्तर मौखिक होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर की डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं है वही प्राइवेट है, जो मंत्री नहीं है वही प्राइवेट मेंबर हैं, लेकिन वो क्या है, सांसद हैं। ठीक है, वो सांसद हैं लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो वो कौन है, वो उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो वो जो प्रश्न करते हैं और पर्टिकुलरली वो प्रश्न किससे करते हैं कि जिस मंत्रालय में, यानी कि उनको यदि जल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो किससे पूछेंगे, वाटर मिनिस्टर से पूछेंगे, है ना। जल संसाधन मंत्रालय में जो भी मंत्री है उससे पूछेंगे, डायरेक्टली उस मंत्री से पूछते हैं, क्योंकि जवाबदेही तो उसी मंत्री की होती है जो वो मंत्रालय देख रहा होता है। तो प्राइवेट मेंबर इस तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं कि आपके क्वेश्चन कन्वीनियंट हैं कि नहीं। ये कौन निर्णय लेता है, ये लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि लग रहा होगा कि क्या बोल रही हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ भी बेफालतू की बातें आपको नहीं बताई जा रही, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन, 4 प्रकार के प्रश्न संसद में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर्स के वक्त में, और वो 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चन जिसको हम तारांकित प्रश्न बोलते हैं वो ओरल होते हैं, यानी कि मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक उत्तर उसके दिए जाते हैं और उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जो अनस्टार्ड होते हैं उनके केवल रिटर्न आंसर दिए जाते हैं, लिखित उत्तर चाहिए उनके। जो शॉर्ट नोटिस होते हैं उनके लिए भी मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, साथ में उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलरली उसी मिनिस्टर से पूछे जाएंगे। प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मंत्री नहीं है, वही प्राइवेट मेंबर होते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं इसका निर्णय और उचित है या अनुचित है इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। फिर आता है ये जो क्वेश्चन करते हैं उसकी लिस्ट का कलर क्या होता है। एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछ देगा कि तारांकित प्रश्न का रंग कौन सा होता है, इनकी जो सूची होती है वो किस रंग की होती है। तो एक चीज को याद रखना, ठीक है, ये 4 प्रकार की कैटेगरी के जो प्रश्न हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप कलर याद रखोगे GW, क्या याद रखोगे आप लोग, GWLY, क्या याद रखना, GWLY। अब ये क्या है, GWLY क्या होता है, तो G फॉर ग्रीन हरा रंग का होता है। स्टार्ट तारांकित प्रश्न कौन से कलर का, कौन सी लिस्ट में रहता है, हरे कलर की लिस्ट में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, GWLY, तो जो W है वो क्या है, वाइट, क्या है, वाइट। फिर उसके बाद L से क्या होगा, तो L से आपको LP भी यदि याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो क्या है, ये लाइट पिंक है, क्या है, लाइट पिंक कलर, गुलाबी कलर का होता है, हल्का गुलाबी जिसको हम बोलते हैं। और Y फॉर येलो होता है। आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट सुन के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा जो स्टार्ट तारांकित प्रश्न होते हैं उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होते हैं, और जो अनस्टार्ड जो तारांकित नहीं होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, उनकी जो सूची रहती है, लिस्ट रहती है। फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोटिस, जो कम अवधि में कम अवधि के में पूछे जाते हैं, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनका जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। और जो प्राइवेट मेंबर्स जो प्रश्न करते हैं वो उनकी जो लिस्ट बनती है वो येलो कलर की होती है। यदि ये कलर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्प कर सकता है।
अब आता है आप लोगों का कि ये सब प्रश्न कितने मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो जो तारांकित प्रश्न है अधिकतर 20 पूछे जा सकते हैं। अधिकतर कितने पूछे जा सकते हैं? 20 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो तारांकित नहीं होते हैं, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो अधिकतर कितने पूछे जा सकते हैं? तो वो अधिकतर 230 पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या है, जिस भी राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जहां पे भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल रहता है, उसके बेसिस पे कितने प्रश्न अधिकतर पूछे जा सकते हैं? तो और 25 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि एडिशनली और 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बशर्ते ऐसा होना चाहिए कि ये सभी प्रश्न मिला करके 255 से अधिक न होने पाए। 255 प्रश्नों से अधिक ना होने पाए। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं, जब सामान्य परिस्थिति होती है, जो तारांकित नहीं होते हैं जो प्रश्न, जिसको हम अनस्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, वो 230 पूछे जाते हैं। जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो अधिकतर और 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते ये सभी प्रश्न मिला करके 255 से अधिक ना होने पाए। आई होप इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और आपने पढ़ा होगा। ये सब नहीं पढ़े हो तो ध्यान से जो मैं बता रही हूँ, ये एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है, याद रखोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसके पास ये है कि ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन लेता है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है सभी निर्णय, ठीक है। ये चीज को आप लोग याद रख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सभी निर्णय लेता है। किसमें गिवन है? तो आर्टिकल नंबर 71 में, 71 में गिवन है, ठीक है। ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 71 में, अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न का उत्तर आप सभी दे पा रहे होंगे। आप सभी दे पा रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति क्या करते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे पंचायत का। तो प्रत्येक पंचायत कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन आपने पढ़ा होगा, 5 वर्ष होता है। उस बीच में यदि भंग हो जाती है तो बात अलग होती है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट 5 ईयर्स तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो 5 ईयर यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये 10 होना चाहिए, 11 क्वेश्चन नहीं, 10th क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए, है ना। 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कब भारत में आया, गोवा कब आया, मणिपुर, नागालैंड। मोस्टली तो आपसे जैसे कि ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब भारत का अंग कब बने, कब ये स्टेट फॉर्म हुए। तो एक लिस्ट बनाना और याद करना इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, याद कर लेना, सभी एग्जाम में हेल्पफुल हो। चाहे कोई सा भी एग्जाम दोगे तो सभी में वो हेल्पफुल होगा। एक बार लिस्ट बना लोगे तो याद रहेगा ही। देख लेते हैं हम, आप खुद ही बता पाएंगे इसका आंसर। पहले ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सिक्किम जो है 1975 में अस्तित्व में आया, यानी कि भारत का अंग बना 1975 में, और ये 22nd कौन से नंबर का था? 22nd नंबर का राज्य बना था, ठीक है, 22nd स्टेट था। फिर उसके बाद आता है गोवा। तो गोवा का क्या है? गोवा 1987, कब? 1987। फिर आता है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी 1961,
कब? 1961। दादरा और नागर हवेली की बात आती है, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। पुडुचेरी जो होता है 1962 में है। पुडुचेरी क्या है? 1962 है इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। और दादरा और नागर हवेली है 1961 में। कब? 1961 में दादरा और नागर हवेली को भी पुर्तगालियों से लिया गया था, पोर्चुगीज का रूल था वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम तो आप बता पा रहे होंगे कि सबसे पहले कौन बना भारत का अंग? तो दादरा और नागर हवेली। साथ में दादरा और नागर हवेली के बारे में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि नवंबर 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये डिक्लेयर किया था कि दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला करके केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, यूनियन टेरिटरी बना देंगे। कब निर्णय लिया था? नवंबर 2019 को। लेकिन ये प्रभाव में कब आया? तो वो याद रखोगे आप लोग 26 जनवरी 2020 को। निर्णय कब लिया गया था? नवंबर 2019 को डिक्लेयर हुआ था, लेकिन ये वास्तविक रूप में प्रभाव में 26 जनवरी 2020 से ये प्रभाव में आया। और हम अब क्या बोलते हैं? दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को केवल एक ही यूनियन टेरिटरी के रूप में जानते हैं। ये आप सभी जानते होंगे और न्यूज़ में पढ़े भी होंगे, लेकिन एक तरह से आपका रिवीजन हो गया है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हमने कंप्लीट किए हैं। ये जो मैंने आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, एग्जाम में तो पूछे गए हैं, लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है वो पूरे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसको यदि याद रखोगी तो बहुत हेल्प होगा आपका एग्ज़ाम के लिए। तो यहीं पे हम आज का हमारा जो सेशन है उसको एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।